ओके, तो भाव प्रकाश स्टार्ट करते हैं। आपके जो अपने द्रव्य गुण के नोट्स हैं, ठीक है, उनमें ये कहीं ज़्यादा अच्छे से बताया गया है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से बाहर से फिर कुछ आता नहीं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से कवर्ड है। लेकिन आपका मन था यहाँ से करने का, तो यहाँ से भी अभी करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, भाव प्रकाश जो है, भाव प्रकाश बुक जो है लिखी है ये आचार्य भाव मिश्र ने, ठीक है। भाव प्रकाश बुक का नाम है, मिश्रा जी जो है, मिश्र जी जो है वो बंदे का नाम है, ठीक है। उनके पिताजी का नाम है श्री लटकन मिश्र, ठीक है। भाव मिश्र ने अपने से पहले वाले कुछ आचार्य जो हैं उनसे कुछ चीज़ें ग्रहण की हैं, ठीक है। जैसे सारंगधर संहिता से ग्रहण की है, ठीक है। सारंगधर संहिता से इनका जो है ज़्यादातर चिकित्सा वाला जो भाग है वो सारंगधर संहिता से है। बाकी निघंटु जो भाग है इनका, ठीक है, वो मदन पाल निघंटु से लिया गया है। सारंगधर संहिता 13वीं शताब्दी की है, मदन पाल निघंटु 14वीं शताब्दी का है। सारंगधर संहिता के रचयिता खुद सारंगधर ही हैं, जिनके पिताजी का नाम दामोदर है। और मदन पाल निघंटु जो है ये राजा मदन पाल के द्वारा लिखा गया है 14वीं शताब्दी में। ओके, आपको पता ही है वो जब हम दीपन पाचन आदि कथनम वाला जो सारंगधर वाला चैप्टर है वो हूबहू भाव मिश्र में भी आया हुआ है, ठीक है। वो वाजीकरण और वो शुक्रल वाली चीज़ को रिवर्स में मार के, है कि नहीं। जब वहाँ पढ़े थे सारंगधर में तो वो भी बात बताई थी ना। अब आ जाओ, भाव प्रकाश ने इसके अलावा जो भाव मिश्र ने भाव प्रकाश के अलावा भी कुछ और बुक लिखी है, जैसे कि गुण रत्नमाला, जैसे कि माधव निदान टिप्पणी, जैसे कि वैद्य निघंटु। तो ये भी आपको एक बार देख लेने हैं। इनकी टीकाओं की बात करते हैं। संस्कृत टीकाएं की बात ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हिंदी की टीकाएं तो हाल फिलहाल बहुत होती ही रहती है। तो दो टीकाएं इस पर मिलती हैं। प्रथम टीका के टीकाकार का नाम जो है वो वर्णित नहीं है, संभव हो सकता है कि स्वयं भाव मिश्र ने ही इस पे की हो ये टीका। दूसरी टीका जो है सद्य वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, ऐसे करके एक बुक है, सद्य वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, ठीक है, जिसको लिखा है जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने। तो आपको फोकस करना है जयदेव पे। सद्य वैद्य सिद्धांत रत्नाकर जयदेव कृत, ठीक है। और इसको कश्मीर के नरेश या महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर लिखा गया था। और ये भी जो है पूरी नहीं है, अपूर्ण है ये, ठीक है, ये भी पूरी नहीं है, अपूर्ण है ये, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और टीका फेमस है, सर्व निघंटु सर्वस्व टीका राधा कृष्ण कृत की, ठीक है। सर्व निघंटु सर्वस्व टीका, सर्व निघंटु सर्वस्व टीका, राधा कृष्ण कृत, ठीक है। ओके, और भाव प्रकाश जो है, अब इसके अंदर चलते हैं। भाव प्रकाश के अंदर जो है 3 खंड है या सेक्शंस कहो, 7 पार्ट है, ठीक है, 7 भाग या 7 पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। 80 प्रकरण या 80 चैप्टर्स है और टोटल 10,268 इसमें श्लोक है। तो पूर्व खंड को सबसे पहले पकड़ते हैं। पूर्व खंड में हुए 2 भाग, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। प्रथम भाग जो है, ठीक है, उसमें 6 अध्याय हुए और द्वितीय भाग जो है उसमें एक ही अध्याय है, उसको 7वां अध्याय कह सकते हैं। इन्होंने इस हिसाब से लिखा है कि 6 उसमें 1 इसमें, टोटल बने 7 अध्याय, टोटल श्लोक बने 4,307 श्लोक। जनरली एग्जामिनर जो अच्छा होता है उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती श्लोकों के नंबर यूं यूं, हो सकता है कि एक बार की पूरे पूछ ले कि हाँ टोटल कितने, तो 10,268 उतने, इतने पूछने की कोई ज़्यादा बच्चे के उसमें परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। मध्यम खंड पे आ जाइए। अब मध्यम खंड में जो है प्रथम भाग में है 4 अध्याय, ठीक है, टोटल 4 भाग हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम में 4 अध्याय, द्वितीय में 25 अध्याय, तृतीय भाग में है 19 अध्याय, चतुर्थ भाग में है 23 अध्याय। आप एटलीस्ट टोटल पहले याद कीजिएगा कि टोटल 71 अध्याय है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम अध्याय किस वाले चैप्टर में है, तो मैक्सिमम अध्याय जो है मध्यम खंड में, मध्यम सेक्शन मध्यम खंड में है और इसमें है 5,866 श्लोक। फिर उत्तरखंड पे आ जाइए, ठीक है। उत्तरखंड में है 2 अध्याय, ठीक है, उत्तरखंड में 2 अध्याय हैं, ठीक है। और 2 अध्याय में जो है 95 श्लोक है। तो इस तरह कुल मिला के इसके अंदर 80 अध्याय हो जाते हैं, ठीक है, और 10,268 जो है श्लोक हो जाते हैं। ये इसके सेक्शन का डिवीजन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए।
बाकी इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे किसके काल में थी, अकबर के में, और ये वो दो चार बातें, और वो आपकी अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा वाली बुक में हम लोगों ने लिखी है। और अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के बाद आपको एमसीक्यू भी कराए हैं, वहाँ पे भी चीज़ें सब कराई हैं, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विषय विभाग में आइए इसमें। ठीक है, अंदर है क्या, पूर्व खंड में, ठीक है, पूर्व खंड जिसके अंदर 7 अध्याय थे, ठीक है, उनमें आयुर्वेद अवतरण की बात आई है, मान प्रकरण आया है, पंचकर्म आया है, लोक सृष्टि, गर्भ उत्पत्ति, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब आए हैं। ये सब तो शुद्र बातें हैं। ये देखो निघंटु, ठीक है, निघंटु भाग कौन से खंड में आया है, निघंटु भाग पूर्व खंड में आया है। ठीक है, निघंटु भाग पूर्व खंड में आया है। फिर आ जाओ मध्यम खंड पे, जिस पे चिकित्सा प्रकरण, निदान, लक्षण, संप्राप्ति, मतलब बेसिकली चिकित्सा से रिलेटेड पूरा पार्ट है। फिर आ जाओ उत्तरखंड में, उसमें रसायन और वर्गीकरण की बात है। ठीक है, तो निघंटु पे मेन फोकस करना कि इसमें आया पूर्व खंड में। मध्यम बड़ा है सबसे, चिकित्सा आई है उसमें पूरी, उत्तर में रसायन वर्गीकरण है बस। हिंदी टीकाकारों पे बात कर लो इसमें, लाल चंद्र वैद्य, दाताराम चौबे, पंडित शिव शर्मा, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस पे हिंदी टीकाएं लिखी है। ठीक है, लेकिन हिंदी टीकाएं तो आपको पता ही, अभी तो हिंदी में ही ज़्यादातर लिखी जाती है, हिंदी इंग्लिश में तो वो तो चल ही रही है, तो इसलिए हिंदी टीकाओं की उतनी महत्वपूर्णता रह नहीं जाती है, क्योंकि लोग लगे ही हुए हैं, अभी लगातार लिखी ही जा रही है। अब कुछ जो इनके योगदान है, कुछ इनकी विशेषताएं हैं, वो सब हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आया हुआ है कि इन्होंने केदारी कुल्य न्याय का जो है वर्णन किया है। ठीक है, न्याय वगैरह आपको जब अल्टीमेट क्रिया शारीर कराया है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से न्याय वगैरह समझाए हैं, किसने किसका किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रकरणवश जो आया तो ब्रीफ में एक बार लेते हैं। केदारी कुल्य न्याय का वर्णन किस किसने किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक निमोनिक यहाँ पे आपके लिए लिखा है। सुश्रुत वाग्भट ने सब कुछ भूलकर कुल्या को भाव दिया। तो सुश्रुत, वाग्भट, भेल और भाव प्रकाश, ये सब लोग जो है इन्होंने केदारी कुल्य न्याय का वर्णन किया है। क्षीर दधी न्याय का वर्णन दृढ़बल ने किया है। जब आपको अल्टीमेट क्रिया शारीर में भी कराया था तो ये सब जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते थे, न्याय, धातु, पोषण वगैरह पे सब कवर कराए थे। तो बताया था आपको कि क्षीर दधी खाओगे तो दृढ़ और बलवान हो जाओगे। क्षीर और दधी, है ना, दूध और दही खाओगे तो दृढ़ हो जाओगे, बलवान हो जाओगे। तो क्षीर दधी न्याय दृढ़ बल का था। एक काल धातु पोषण न्याय जो है अरुण दत्त का था। ठीक है, अरुण जो सूर्य जो होता है एक ही काल में तो उगता है ना, एक ही काल में सब जगह उग जाता है। अब वो बात ईस्ट वेस्ट का लगाओ तो अलग अलग हो जाएगा, अदरवाइज तो लगभग सब जगह एक जैसा ही रहता है। तो एक काल धातु पोषण न्याय वो अरुण दत्त का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। बाकी अल्टीमेट वाली में आपके में है ये सब चीज़ें, और इसके अलावा भी बाकी यहाँ पे हमने जो यहाँ पे था उस प्रकरणवश ले लिया है। फिर देखो, आर्तव को इन्होंने अष्टम धातु माना है। अब आर्तव को इन्होंने अष्टम धातु जरूर मान लिया है, लेकिन आपको वहां भी कराया था जब आपको क्रिया शारीर वो पढ़ाई थी, कि ऐसा नहीं कि इन्होंने धातुएं ही 8 मानी हुई है। जहां धातुओं के मानने की बात है तो इन्होंने 7 ही मानी हुई है। फिर आगे जाके ये लोग बोलते हैं कि लेकिन स्त्रियों में तो 8 होती है, उनमें आर्तव जो अष्टम धातु होती है, ऐसा माना है। और ऐसा नहीं कि फिर उनमें शुक्र नहीं माना, उनमें शुक्र भी माना, क्योंकि 7 तो है ही, 8वीं आर्तव मान ली है। ठीक है, अच्छा, फिर उपधातु किसको माना, इन्होंने आर्तव की उत्पत्ति रक्त से मानी। जबकि चरक की आप देखो तो चरक आर्तव को रस की उपधातु मानते हैं। उपधातु भी आपको सब क्रिया शरीर में कराई है यार, तो आप एक बार वहां पे जाके देख सकते हैं। और बाकी चरक का है, रसात स्तन्यम ततो रक्तम आसर्जय कंडरा शिरा मासात वसा त्वच सट मेद से स्नायु संभव है। तो रस धातु से रसात स्तन्यम ततो रक्तम, स्तन्य और रक्त, आर्तव, ये दो चीजें जो है, स्तन्य और आर्तव दोनों की दोनों रस की उपधातु चरक के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने आयुर्वेद की प्राचीन एवं व्यवहारिक परिभाषा जो है यहाँ पे दे रखी है। प्राचीन और व्यवहारिक परिभाषा में क्या है, आयुर, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया आपके साथ में, यहाँ पे आयुर हिताहितम व्याधिर निदानम समनम तथा विद्यते यत्र विद्वद्भि स आयुर्वेदे उच्यते, ये वाली है जो इनकी प्राचीन और व्यवहारिक परिभाषा है, कि आयुर्वेद वो है जो आयु के लिए हितकर अहितकर चीज़ों को बताए, व्याधि का निदान कैसे होगा, समन कैसे होगा, ये सब चीज़ें जहाँ पे हो, ठीक है, उसको विद्वान लोग जो है आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ओज को इन्होंने अग्नि सौम्य बताया है, कि दोनों प्रॉपर्टी है अग्नि और सौम्य। ओज की मात्रा इन्होंने 8 बिंदु बता रखी है। ठीक है, शुक्र में, रक्त में और पुरीस में, इन 3 चीज़ों में, शुक्र, रक्त और पुरीस, इनमें विशेष रूप से जीवन की स्थिति जो है बता रखी है। सूती का काल इन्होंने जो है 1.5 महीने का बताया हुआ है। ओके, और अष्टवर्ग का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया हुआ है, उसके प्रतिनिधि द्रव्यों के बारे में भी बता रखा है।
अष्टवर्ग आपको जहाँ जहाँ भी अष्टवर्ग आया है वहाँ वहाँ करवाया ही है, यहाँ पे भी एक बार आ गया है तो एक बार आप देख ही लो। अष्टवर्ग में टोटल 8 द्रव्य होते हैं, जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि। ऐसे ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि हर जगह तो कराया ही, बार बार लिखने का क्या हुआ। जीवक और ऋष्वक इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, तो हम जीवक और ऋष्वक को जीवक जे से, ऋष्वक आर से, और जे आर डी टाटा बहुत बड़ा नाम है ना, ठीक है, तो जे आर डी याद कर लेते हैं। डी से विदारी कंद का, विदारी कंद में दा आता है ना, डी विदारी कंद, तो जीवक ऋष्वक का विदारी कंद था, ठीक है। और दूसरा क्या था, मेदा महामेदा। मेदा महामेदा तो मेदस्वी आदमी तो मोटा होता है, ओबीज हो जाता है, तो 100 किलो का हो जाता है, तो मेदा महामेदा का शतावरी था, ठीक है, मेदा महामेदा का शतावरी। काकोली, क्षीर काकोली का जो है अश्वगंधा लेते हैं, ठीक है। और बचा आपका जीवक रिद्धि वृद्धि। रिद्धि वृद्धि में वाराही कंद लेते हैं। अब वाराही कंद किसका और विदारी कंद किसका, ये ध्यान रखना। विदारी में द आया है तो वो ये डी वाला था, जे आर डी, ठीक है। जीवक ऋष्वक का विदारी कंद है, जबकि रिद्धि वृद्धि का जो है वो वाराही कंद है, ये इन्होंने लिया हुआ है। फिर आपके चलो त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा तो आप जानते ही हो, दर्शन हो गई, स्पर्शन हो गई, प्रसन हो गई, डीएसपी, ठीक है, वाग्भट ने भी बता रखी है। इन्होंने चतुर्विध और बताई है, नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा, तो इसको नैना मूजी करके हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, नैना मूजी, नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा, ओके। फिर इन्होंने स्त्रियों में आपको पता है आर्तव चक्र प्रारंभ होने की आयु बता रखी, मेंसेज कब से स्टार्ट है, तो 12 ही साल बता रखी है। सुश्रुत वगैरह की, वाग्भट वगैरह, इनकी भी 12 ही साल है, उन्होंने भी 12 से लेके 50 तक जो है पूरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल का बता रखा है, सुश्रुत वाग्भट लोगों ने भी। ऋतुकाल इन्होंने जो है 16 दिन का भी माना हुआ है। वैसे तो इन्होंने 16 दिन का मान रखा, लेकिन आगे ये चेंज भी करेंगे फिर, जैसे ये वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र में गर्भ धारण का इनका काल अलग अलग हो जाएगा फिर। और फिर देखो इन्होंने वात व्याधि के समान ही पित्तज व्याधि और कफज व्याधि, इन दोनों का भी जो है स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। इन्होंने जो है आहार जो है उसके 6 भेद जो है बता दी है, ठीक है। जैसे जनरली जो अपने चरक वगैरह लोग हैं उनके असित, पीत, लीड और खादित, ऐसे करके 4 हुआ करते हैं ना, इनके 6 हो जाते हैं। जब आपको अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा कराए वहाँ पे भी ये पॉइंट आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी कराएंगे इन्हें। चरवे, चौस्य, ये इनके में चबाना और चूसने वाला चौस्य, ये इनके में एक्स्ट्रा ऐड हो जाया करते हैं। खैर अभी के लिए आप इतना ये देखो। और नेक्स्ट पे चलो, कुछ प्रमुख योग भी हैं जो इनके में आए हैं, जैसे कर्पूर आसव आ गया, श्री गोपाल तैल इन्होंने बताया है, अहिफेन आसव, ठीक है, मृत संजीवनी सुरा, मदन मंजरी वटी, वानरी वटी, आकरकरवादी वटी, कामेश्वर मोदक, ये सब इनके में मिलते हैं। फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, इनकी स्त्री की योनि में जो 3 नाड़ियाँ इन्होंने बताई, ये भी भैया इनका बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। समीरणा नाड़ी, गौरी नाड़ी और चांद्रमसी नाड़ी, ठीक है, समीरणा, गौरी और चांद्रमसी, ठीक है। फिर अपने को इनको याद करना होता है, तो याद करने के लिए मैं जो करता हूँ तो ऐसे कर लेते हैं, अगर आपको भी पसंद आए तो आप ट्राई करना। गोचस, गोचैस, गोचस याद कर लिया। गोचस में पहला गो से तो गोरी कर ही लोगे, ठीक है। और ये जो गोरी होती है, ये होती है, यहाँ मेरे पे जगह है, यहाँ लिख देता हूँ, उपस्थ गर्भ, योनि की अति गहराई में इसकी जो सिचुएशन होती है वो होती है उपस्थ गर्भ, ठीक है, उपस्थ गर्भ योनि की गहराई में, ठीक है, योनि की अति गहराई में लिख लोगे, अति गहराई में उपस्थ गर्भ की गोरी नाड़ी होगी। फिर दूसरे नंबर पे आएगी चांद्रमसी, ठीक है, गोचस में, ठीक है। तो चांद्रमसी नाड़ी जो है कंदर्प गेह, योनि नलिका में, कंदर्प गेह, योनि नलिका में, ये पूछी हुई बातें हैं इसलिए मैं इसमें ऐड करवा दे रहा हूँ कि कम से कम जो जो पूछ रखा है इसके साथ वो तो इसमें जाए। कंदर्प गेह योनि नलिका में। फिर आ जाओ समीरणा नाड़ी में, ठीक है। समीरणा नाड़ी है बिल्कुल बाहर, मदनात पत्र, मदनात पत्र, ठीक है, जिसको भग शिशिनिका भी कहते हैं, एकदम बाहर आउटर पे जो है वो है, ये क्या कहते हैं इसको, गोचय से गोरी, चंद्रमसी और समीरणा नाड़ी, शिशिनिका, भग शिशिनिका, भग शिशिनिका में, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद ही इमेजिन करो, अगर वो बिल्कुल ही बाहर, ठीक है, वीर्यपात एकदम बाहर ही रह गया, अंदर गया ही नहीं, तो उसका होना क्या हो, तो यूजलेस है,
निष्फल है, तो समीरणा पे एकदम क्लियर है कि वीर्यपात जो है वो एकदम निष्फल हो जाएगा, कोई उसमें वो नहीं होना। ठीक है, वीर्यपात निष्फल है। बाकी आप गोचस से सीक्वेंस याद रख सकते हो कि सबसे अंदर जो है वो गौरी है, तो गौरी वैसे भी सबसे अंदर ही बैठी रहती है। फिर चांद्रमासी है, ठीक है, और गौरी के बाहर पहरा कौन दे रही है? चंदा मौसी। ठीक है, चांद्रमासी, और बाहर में जो है बहुत जोर जोर की हवाएं चल रही है, समीरणा, समीर मतलब हवाएं भी होता है ना। ठीक है, तो गो चैस है, सबसे अंदर बैठी गौरी, ठीक है, सबसे अंदर उपस्थ गर्भ योनि की गहराई में पहरा देती बाहर चंदामोसी चांद्रमसी, और बाहर चल रही तेज हवाएं, इसलिए समीरणा। और भारी एकदम वीर्य गिर गया तो एकदम निष्फल है, उसका कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, चांद्रमासी नाड़ी पे अगर गिरता है तो कन्या की उत्पत्ति होगी। ठीक है, चंद्रमासी नाड़ी पे गिरता है तो कन्या की उत्पत्ति होगी, और एकदम अंदर तक, ठीक है, पहुंच पाया तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेहनत में इसी में लगेगी, पुत्र की उत्पत्ति में। ओके, फिर इनका एक पॉइंट इसमें भी लिखा है, आगे आएगा, लेकिन यहाँ साथ ही नाम आए हैं तो लिख लेते हैं कि जैसे कि इनमें से रति में सुख साध्य कौन सी होती है और कष्ट उपभोग्य कौन सी होती है। ठीक है, तो जो गौरी होती है वो रति में कष्ट उपभोग्य होती है। ठीक है, रति में कष्ट उपभोग्य लिख लोगे ना, कष्ट उपभोग्य। ठीक है, और जो चांद्रमासी वाली होती है वो रति में जो है सुख साध्य होती है, रति में सुख साध्य, रति में सुख साध्य। ओके, ये तीन हो गए। फिर इनका देखो, इन्होंने औद्भिद द्रव्यों के जो है 5 भेद कर रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, वनस्पति, वानस्पत्य, छुप, वल्ली और औषध, ऐसे करके। जबकि चरक, सुश्रुत, भेल, इन लोगों में 4-4 भेद पढ़ते हो, बताओ। चलो, चरक के 4 याद ही होंगे आपको। ठीक है, चरक के, सुश्रुत के, चरक के 4 भेद होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध एंड औषध। ठीक है, चरक के 4 होते हैं, लिखूं क्या? वनस्पति, वानस्पत्य, जो जितना बड़ा नाम है उसमें फूल पत्ते दोनों हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ठीक है, विरुद्ध तो लता होती है, औषध फल पाकांता, फल के पक जाने पे जो अंत हो जाती है वो औषध होती है। पति के पास केवल फल होता है, टेस्टीज, फल कोश, अंडकोश बोलते हैं ना। ठीक है ना, और पति के पास फूल नहीं होते, पति तो फूल कभी लगाता नहीं, पत्नियां होती जो फूल लगाया करती। तो वनस्पति, ठीक है, उसके पास केवल फल है, फूल नहीं दिखते उसमें। वानस्पत्य बड़ा नाम है, फूल फल दोनों दिखेंगे, ये लता है और ये फल पाकांता है। ठीक है, सुश्रुत जी का देख लेते हैं, सुश्रुत जी ने भी 4 बताए हुए हैं। ठीक है, वो उनके नाम थोड़े से चेंज है। ठीक है, उनके में भी वनस्पति एग्जैक्ट वर्ड ना हो गया, वनस्पत्य वर्ड है उनके में, ध्यान देना, वानस्पत्य नहीं है, लेकिन वनस्पत्य ही है। वो थोड़ा संस्कृत में रूप चलते हैं ना, उस हिसाब से वो श्लोक में लिखने पे वनस्पत्य हो गया, मीनिंग उसका भी वनस्पति ही निकल के आता है। वानस्पत्य को उन्होंने वृक्ष कह रखा है अपने में, तो वृक्ष वो है जिसमें फूल फल दोनों दिखेंगे। फिर उनका भी विरुद्ध है, उनका भी औषध है। ठीक है, और भेल तो आपको पता ही है। ठीक है, अपराजित है, भेलचर, अग्निवेश, पराशर, हारित, जतुकर्ण, क्षारपाणी, भेल, ये सब जो है आपस में क्लासमेट हैं। तो भेल का तो ऐसा ही है जैसा चरक जैसा है, थोड़ा सा चेंज है बस, वो देख लेते हैं। भेल के 4 हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, तृण और लता। ठीक है, वनस्पति, वानस्पत्य, वनस्पति, वानस्पत्य, तृण एंड लता। ठीक है, तृण एंड लता, लता ओबेसली बेल वही विरुद्ध हो जाएगी, तृण यहाँ पे औसत जैसा हो जाएगा। अब सोम रोग पे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, सोम रोग का वर्णन कर रखा है। सोम रोग जो है आपको अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में इसकी पूरी कराई है, किसने पहले बताया सब। तो वंग सेनापति जो है, वंग ऐसे लर्न कराया था, वंगसेन जो है, जिसकी बुक का नाम है चिकित्सा सार संग्रह 12वीं शताब्दी का, उसने जो है सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन कर रखा है। देन आपका यहाँ पे लिख दिया हमने, सारंगधर ने कर रखा है, देन भाव प्रकाश ने कर रखा है, देन योग रत्नाकर ने कर रखा है। ठीक है, सोम आखिर होता क्या है? ठीक है, सोम जो है स्त्री शरीरस्थ जलीय धातु होता है, स्त्री के शरीर में स्थित जलीय धातु सोम हुआ करता है। इसका निदान क्या है सोम रोग हो जाने का? ठीक है, अति मैथुन, शोक, भय, चिंता, अभिचार, गर्विश वगैरह का प्रयोग से ये हो जाता है। लक्षण इसमें आखिर लक्षण क्या होता क्या है इस डिजीज में? तो इसमें जो है मूत्र मार्ग से जो है निरंतर जो है अत्यधिक मात्रा में स्राव निकला करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र मार्ग से निरंतर स्राव निकलता ही रहता है। ठीक है, कैसा होता है वो स्राव? वो स्राव जो है प्रसन्न, एकदम साफ, निर्मल, शीतल, गंध रहित, पीड़ा से रहित होता है, बस निकलता जाता रहता है।
ठीक है, श्लोका का वर्ड भी इन्होंने यहाँ लिखा है, प्रसन्ना विमला सीता निर्गंधा निरुजा सीता स्रवंती चैती मात्र, ये सब है, मतलब पानी पानी निकलता रहता है, ये सोम रोग है। ठीक है, अच्छा, अब पानी ज़्यादा निकलेगा तो ये प्यास भी ज़्यादा निकलेगी, लेकिन कुछ भी करो तृप्ति मिलती ही नहीं है। भक्ष्य भोज्य पेयश्च न तृप्ति लभते सदा, उसको तृप्ति ही नहीं मिलती। भेद की अगर इसके बात करें तो सारंगधर ने इसका भेद बताया कि कोई भेद नहीं है, एक ही है सोम रोग, कोई एक्स्ट्रा भेद नहीं है। अच्छा, स्राव ही जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और भी ज़्यादा तो उसको मूत्र अतिसार की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, तो सोम रोग ही में ही स्राव बढ़ जाए तो उसको मूत्र अतिसार की संज्ञा देते हैं। चिकित्सा की इसकी बात करें तो इसको सुख साध्य रोग कहा हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, सुख साध्य रोग कह रखा है। ये इसके योग लिखे हुए हैं, वृहत सोमनाथ रस, हेमनाथ रस, स्वर्णवंग, कदली आदि गिरती। कदली कदली तो खूब, केला वाला कदली तो खूब पूछा जाता है, कदली आदि गिरती। कच्चे केला सेवन करना भी है इसमें, और नंगे सिर पाव पैदल चलना, ये भी इसके ट्रीटमेंट में आया हुआ है। ओके, भाव प्रकाश जो है उन्होंने कसाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ बता रखा है, शहद को। भाव प्रकाश की टीका की बात करें तो टीका हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, सद्य वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, जो कि जयदेव जी की लिखी हुई बुक है। ठीक है, और ये राजा है रणवीर सिंह देव, उनकी देखभाल में, अवलोकन मतलब उनकी निगरानी में लिखी गई है। ठीक है, तो राजा हैं तो उनका नाम तो आना ही था। ओके, अब भाव प्रकाश की कुछ वैशिष्ट, कुछ और यूनिक पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। इनका ये हरितकी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं ये इनके बहुत ही पॉपुलर है, आपको खूब मिलेंगे अक्सर आते हुए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 4 बातें लिखी हैं, एक जाति हरितकी की, एक उसका आकार, एक उसका उपयोग। इसके अलावा एक और बात है इनकी उत्पत्ति स्थान वाली। ठीक है, हालांकि वो एज सच बहुत ज़्यादा पूछने में नहीं मिली है, कभी कभार एक आध बार आ गई तो आ गई, नहीं तो ज़्यादा कोई टेंडेंसी दिखी नहीं है उसकी, उत्पत्ति स्थान की। ठीक है, उत्पत्ति स्थान, तो आप कहोगे तो एक बार ले लेंगे, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं। पहले इस पे देखो, हरितकी की 7 जातियों पे। ठीक है, देखो विजया है। ठीक है, विजया का आकार है अलाबुविरता, तो आपने वो तो सुना ही होगा विजय बाबू। ठीक है, तो विजय बाबू अलाबू, ऐसा याद रखना। ठीक है, रोहिणी। ठीक है, रोहिणी जो होती है, रोहिणी एक बहुत अच्छी जगह है दिल्ली में, उसका मैप अगर आप देखो तो एकदम गोल गोल है, उसका वृत्त आकार की है वो। ठीक है, तो गोल है एकदम, और रोहण ही करती है ये, इसका उपयोग भी क्या है, सर्व व्रण का रोहण करना, रोहिणी नाम है, रोहण ही करती है, वृत्त आकार की। विजय सारी बीमारियों को जीत लेता है, तो सर्वरोगनुत है, विजय बाबू है। पूतना राक्षसी थी, राक्षसी है, सास्थी जब भी मिलेगी हड्डियों के साथ मिलेगी। ठीक है, और प्रलेप में इसका, पूतना प्रलेप में काम आ रही है। अमृता, अमृता अरोड़ा जानते ही हो, अमृता अरोड़ा मांसल है। ठीक है, तो मांसल याद रखेंगे। ठीक है, और काम क्या आती है, शोधन में, शोधनार्थ काम आती है। अभय, अभय का पंजा, अभय नाम का कोई बंदा है। ठीक है, उसकी 5 उंगली पंजा, उसका पंजा बड़ा मजबूत है, तो अभय का पंजा से पंचरेखीय जो है अभिया होती है। और अक्षी रोगों पे, ठीक है, पंजा देखते नहीं मूवी में, मुक्का टिकता आके सीधा आंख के ऊपर, आंख काली काली सी हो जाती है, तो अभय का पंजा आंखों पे। ठीक है, तो अभय का पंजा है पंचरेखी, अभय का पंजा आंखों पे, तो अभया पंचरेखी अक्षिरोगनुत। जीवंती, जीवन जो होता है ऐसा होना चाहिए कि जैसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ नहीं होता है जीवन इंसान का, तो ऐसा कुछ काम को स्वर्णवर्णी है। ठीक है, और सर्व रोग को खत्म कर देती है ये भी। चेत की जो है त्रिरेखा वाली है, और चूर्ण रूप में जो है, ठीक है, उपयोग होती है चेत की त्रिरेखा वाली। ओके, चेतकी के फिर 2 भेद हो जाते हैं। ठीक है, एक शुक्ल और एक कृष्ण। ठीक है, शुक्ल वाली 6 अंगुल लंबी है, और कृष्ण वाली जो है 1 अंगुल लंबी है। चेतकी में एक खास बात है। ठीक है, 5 विषय होते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, शब्द को छोड़ दो। ठीक है, बाकी चारों विषय जो होते हैं वो रेचक होते हैं। अब पेड़ बोलने से तो रहा, ठीक है, तो बोलेगा तो है नहीं, शब्द तो हटा दो। ठीक है, बाकी चाहे स्पर्श हो, रूप रस गंध, ये सब के सब विषय जो है चेतकी के रेचन करवा सकते हैं। ओके, अब इसको जाने से पहले अगर चाहो तो आप एक बार उत्पत्ति स्थान हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति स्थान में इसका यहाँ पे जगह है मेरे पास। पहली वाली जो है आपकी विजया, वो है विंध्य की, विजया
विंध्य की है। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी रोहिणी। रोहिणी है प्रतिष्ठानक, श्लोका में जो वर्ड है वो है प्रतिष्ठानक, जिसकी मतलब निकलती है प्रत्येक स्थान पर, प्रतिष्ठानक, प्रत्येक स्थान पर। ठीक है, विंध्य हो गई, प्रत्येक स्थान हो गई। ठीक है, फिर आ जाती है पूतना। पूतना कहाँ मिलती है? ठीक है, हिंदुओं के पुराणों में मिलती है ना, उसका नाम पूतना का, तो सिंधु, सिंधु से तो हिंदू वर्ड बना, तो सिंधु में पूतना है। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी विजया होगी, रोहिणी होगी, पूतना होगी। अमृता और अभिया, अमृता और अभिया दोनों ही जो है ये चंपा, चंपा जिसको अभी भागलपुर कहा जाता है, ठीक है, वहाँ की बताई जाती है दोनों। ठीक है, फिर जीवंती सौराष्ट्र की है, और चेतना तो इंसान की हिमालय पे ही जाके जागृत होती है, तो चेतना वाली जो है वो हिमालय की है। ठीक है, तो विजय विंध्य का है। ठीक है, रोहिणी जो होती है, रोहिणी नाम का, जैसे दिल्ली में भी रोहिणी है, और भी जगह पे आप जाओगे तो छोटी छोटी मतलब सिटी विटी का नाम एक एक राज्य के अंदर ही रोहिणी मिल जाया करता है, तो लगभग लगभग हर जगह रोहिणी मिल जाती है, दुनिया भर की रोहिणी है, वैसा नहीं कि केवल दिल्ली में ही है, तो रोहिणी हर जगह है। तो प्रतिष्ठानक प्रत्येक स्थान पे। पूतना राक्षसी हिंदुओं के ग्रंथों में मिलती है, तो हिंदू सिंधु, ठीक है ना, सिंधु का नाम सिंधु नदी सभ्यता से ही तो बना रखा है हिंदू नाम। और अमृता, ठीक है, अमृता और अभया दोनों मॉडर्न नाम नहीं लगते हैं, तो ये भागलपुर चंपा बिहार के रहने वाले हैं ये। जीवंती जो है सौराष्ट्र में है, तो राष्ट्र के साथ ही जीवन होता है। चेतना हिमालय में मिलती है, हिमालय होगी। तो बहुत को आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार हल्का सा देखना था बस। ओके, और ठीक है, ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, चेत की जो है त्रिरेखा है, चूर्ण रूप में यूज होती है, चूर्ण रूप में रेचन के लिए ही यूज होती है। ठीक है, चूर्ण रूप में इसका मेन काम वही रेचन का ही है, रेचन के लिए ही यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब देखो भैया कि शब्द को छोड़ के स्पर्श रूप रसगंध किसी से भी विरेचन करा देती है, तो चेत की से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फटाक से विरेचन करा दी, मेहनत ही नहीं लगी। तो सुकुमार प्रकृति के पुरुष हो तो चेत की पथ्य होती है। सभी हरितकी के भेदों में वैसे देखो तो विजया, विजया जो है वो प्रधान मानी गई है। ठीक है, अच्छा, चरक के अग्रय में भी हरितकी का नाम आता है। हरितकी का नाम चरक के अग्रय में दो जगह, एक जगह पे आता है, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम। ठीक है, ऐसा कहा हुआ हरित की चरक का आग्रह देखोगे चरक सूत्र 25/40 में, तो हरित की पथ्यानाम श्रेष्ठम कही गई। वैसे पथ्यानाम श्रेष्ठम दो चीजें हैं, हरित की को भी पथ्यानाम श्रेष्ठम कहा गया है वहां पे, और प्रश्न, ठीक है, उसको भी पथ्यानाम श्रेष्ठम कहा गया चरक सूत्र 25 में, जहाँ चरक आचार्य ने अग्रह बताए। ओके, ठीक है, बस वो तो इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा। बात आगे, जो हरितकी में जो है रस रहने का स्थान क्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हरितकी जो है 5 रस वाली है, पंच रस है। ठीक है, कसाय प्रधान होता है, कहीं की तुवरा परम ऐसा करके वर्ड आता है, तो कसाय के लिए तुवरा वर्ड यूज होता है ना, तो तुवरा परम भी कह देते हैं। लवण वर्जित है, इसके अंदर लवण रस नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपने को याद करना है कि कौन सा रस इसके कौन से हिस्से में होता है। तो रस होते हैं टोटल 6, मधुर अम्ल लवण कटुतित कसाय, 6 रस हुआ करते हैं, इसमें लवण है नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद करना, तो आपको याद रहेंगे। मिस्टर MR मिस्टर जीरो, ठीक है, CVG मिस्टर जीरो CVG, ठीक है, मिस्टर जीरो CVG, M से मिंगी, R से रेसा, जीरो से जीरो, मतलब कि काटा, क्योंकि लवण रस है नहीं ना, तीसरे नंबर पे लवण आना चाहिए था, लेकिन लवण इसमें है नहीं, तो जीरो। CVG, C से छिलका, V से वृंत, G से गुठली, तो मिंगी रेसा छिलका वृंत गुठली, मधुर अम्ल कटु तिक्त कसाय। फिर देखो, भोजन के साथ अगर हरितकी का सेवन किया जाए, भोजन के साथ में, तब ये बुद्धि बल इंद्रिय बलप्रद होती है। भोजन के बाद में अगर इसका सेवन किया जाए तो ये त्रिदोष सामक होती है। हरितकी सेवन के अयोग्य कौन कौन से हैं? ठीक है, रुक्ष है, कृष है, गर्भिणी है, रक्तमोक्षी है, इस तरह के लोगों में ये काम नहीं कर पाएगा, उनको नहीं देना है, उनके लिए नुकसान कर जाएगा। ठीक है, फिर आओ हरितकी के ये कुछ साथ में किस किस के साथ यूज करने पे कैसा कैसा होती है, मतलब इसको कहते हैं कि हरितकी का दोष के अनुसार प्रयोग, दोषानुसार प्रयोग। तो हरितकी अगर लवण के साथ सेवन की जाए तो कफ का नाश करती है, शर्करा के साथ सेवन करी जाए तो पित्त का नाश करती है, घृत के साथ सेवन करी जाए तो वात का नाश करती है, गुड़ के साथ सेवन की जाए तो सर्व रोगों का नाश करती है। तो गुड़
सारे ही रोगों का नाश कर दे, इससे अच्छा गुड तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इट इज़ वेरी गुड विद द गुड, ठीक है। तो गुड़ के साथ सब रोगों का नाश करती है। और बाकी घी घी चिकनाई है वात के साथ, शर्करा मीठ मधुर हो गया पित्त के साथ, और लवण जो है कफ के साथ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, जैसे ऊपर जो, हालांकि पूछा नहीं जाता, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जैसे ऊपर 7 भेद हमने पढ़े ना हृतिकी के, तो वैसे 7 भेद अब व्यवहार में तो मिलते नहीं। व्यवहार में 3 भेद होते हैं इसके, छोटी हरड़, पीली हरड़ और बड़ी हरड़। छोटी हरड़ होती है गुठली बनी नहीं, गुठली होने से बनने से पहले ही कच्ची कोमल फल को तोड़ दिया या तो खुद ही गिर गया और उसको फिर सुखा लिया, तो छोटी हरड़ बनती। पीली हरड़ बनती है गुठली होने के बाद, ठीक है, गुठली होने के बाद, लेकिन अभी पका नहीं था पूरा वाला, तो वो पीली हरड़ बनती है। और पूरी तरह पका हुआ फल वो बनता है बड़ी हरड़। ये अब व्यवहारिक भेद चलते हैं 3, छोटी हरड़, पीली हरड़ और बड़ी हरड़। हरितकी के कल्प के अनुसार गुण धर्म देखो, ठीक है। हरितकी को अगर चबा के लिया जाए तो चबा चबा के खाओगे तो अग्नि बढ़ेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। पीस के लिया जाए तो एकदम मल का शोधन कर देगी। स्विन करके लिया जाए तो ग्राही है, और भून दिया जाए तो त्रिदोष को ही भून देगी, ठीक है। इसको भून दोगे तो त्रिदोष को भून देगी, ठीक है। तो भ्रिष्टा प्रोक्ता, श्लोका में जो वर्ड है वो भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नु। चर्विता, चबा चबा के लो तो अग्नि बढ़ेगी, चबा चबा के खाना खाओ तो डाइजेशन अच्छा रहता है। पेशिता मलशोधनी, स्विन्ना संग्राहिणी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसका ऋतु वाला है, ऋतु हरित की। ऋतु हरित की देखिए, इसमें ऋतु हरित की में आ जाओ, आपके लिए रखा हुआ है ये तैयार करके ऋतु हरित की। ऋतु हरित की में देखो, ऋतु के अनुसार हरित की का सेवन किया जाए तो उसको ऋतु हरित की कहते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं इसमें तो। अच्छा, ये इन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ है, सिंधुत शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़ई क्रमात। कणा जो है पीपली के लिए आता है, सिंधुत जो है लवण के लिए आया हुआ है, शर्करा शुंठी मधु मधु शहद के लिए आया हुआ, बाकी गुड़ी तो कॉमन है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस से याद करें तो ये जो क्रमात में जो ऋतुओं का सीक्वेंस है, ये वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, यही सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन ऐसे अपने को याद होएगा नहीं, रीजन उसका यह दिक्कत ये आएगी, हम जो ऋतुओं का सीक्वेंस याद करते हैं वो ये है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ऐसा वाला सीक्वेंस हम लोग याद रखा करते हैं, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो फिर दिक्कत, तो कम से कम एक तो अपने पकड़ में रहे ऋतुओं का सीक्वेंस, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये सीक्वेंस ही आप याद रखो, इसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कई सारे निमोनिक पॉसिबल है, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, पिमगु लो शर्करा शुंठी, ठीक है। फिर दूसरा है पिमगु लवज शर्करा शुंठी, ठीक है, पिमगु लवज सासू, ठीक है। तो पिमगु में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, पीपली, मधु और गुड़, ठीक है, पिमगु, ये तो क्लियर हुआ सिंध वर्षम ग्रीष्म का, ठीक है। वर्षा, ठीक है, वर्षा से लव करो, ठीक है, बारिश में वैसे भी लव हो जाया करता है, ठीक है। तो वर्षा, लव, लवण, ठीक है, सिंधुत, ये हो जाएगा। शरद में चाहो तो निमोनिक, नहीं तो शरद में सर आया है, शर्करा में भी र और सर है, तो शरद, शर्करा। और हेमंत में शुंठी, दोनों में, हेमंत में भी न है, शुंठी में भी न है, तो हेमंत शुंठी न हो जाएगा, या फिर जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। बाकी हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है तो गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते हो, इसमें करना जरूर है। नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। भाव पर मिश्र जो है उन्होंने मंगलाचरण जो किया उसमें गणेश जी की अर्चना की हुई है, ठीक है जी। आयुर्वेद का लक्षण जो पीछे प्राचीन और व्यवहारिक परिभाषा बताई थी वही यहाँ पे बता दी गई। आयुर्हिता हितम व्याधिर निदानम समता विद्यते यतर विद्वत भी से आयुर्वेद उच्यते। कभी पूछे कि किसकी लाइन है तो ये भाव प्रकाश बुक की लाइन है। जीवन किसको कहते हैं? शरीर का और जीव का, इन दोनों का संयोग हो जाए तो उसको जीवन कहते हैं। पीछे सारंगधर का नहीं आया था, ठीक है, आयु वाला, शरीर का और आत्मा का ऐसे संयोग वाला, ठीक है। फिर वर्ण अनुसार इन्होंने गर्भ धारण करने का समय बता रखा है, वर्ण के अनुसार। पीछे आया था कि इनका ऋतुकाल कितना है, ऋतुकाल 16 रात्रि बता रखा था। अब जो है वर्ण के अनुसार इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 12, 10, 8, 6 ऐसे ले लिया, 12, 10, 8, 6, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिस्टम काश्यप ने भी कर रखा, उन्होंने भी वर्ण के अनुसार बता रखा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बताया उन्होंने वो भगवान वही जाने, ठीक है। तो 12, 11, 12 है, 11 है, फिर 10 है उनका, फिर 9, एकदम सीक्वेंस में है उनका, जहाँ तक मुझे याद है 12, 11, 10, 9 ये काश्यप का है, ठीक है। वैसे अगर इनका ऋतुकाल पूछते, चाहे तो काश्यप का पूछो चाहे तो भाव प्रकाश का पूछो, ऋतुकाल दोनों का, काश्यप का भी और भाव प्रकाश का भी 16 रात्रि है।
अगर वर्ण के अनुसार पूछो तब ये इनका सिस्टम हो रहा 12 10 8 6, इसका ज़्यादा है, थोड़ा गैप से, उसका एकदम 12 11 10 9 एकदम सीक्वेंस है काश्यप का। अच्छा, फिर ये पॉइंट आ गया चंद्रमसी नाड़ी वाला, ये गोचस नाड़ी करके आपको याद कराई थी वहाँ पे, तो याद हो ही गई होगी। ठीक है, चंद्रमसी नाड़ी प्रधान नाड़ी थोड़ी ही रतिक्रिया से स्खलित हो जाती है, गौरी नाड़ी वाली जो है रतिक्रिया में कष्ट से साध्य होती। पित्त को ही इन्होंने अग्नि मान रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी है और विशेष रूप से वीर्य में, रक्त में और मल में स्थित मानना है। ये बात ये पहले भी बोल के आ चुके, इस बार श्लोक के साथ बोली है। जीवो वस्ति सर्वस्मिन देहे तत्र विशेषतः वीर्ये रक्ते मले यस्मिन क्षीणे याति क्षयम क्षणात्, अगर इनका क्षीण हो जाए तो क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, मेद का स्थान बता रखा है इन्होंने, मेद जो है उदर में पाया जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने लोकेशन बताई है उरय स्थल की। उरय स्थल किसको कहोगे, तो चेस्ट वाला थोरेक्स वाला रीजन, लेकिन कहोगे किसको, डिफाइन किया उरय स्थल को। तो उरय स्थल इन्होंने कहा कि भैया नाभि से एक बित्ता ऊपर से लेके, ठीक है, एक बित्ता 12 अंगुल का होता है, तो नाभि से एक बित्ता ऊपर लेके कंठ स्थल से 6 अंगुल नीचे तक का हिस्सा। ठीक है, यानी गर्दन जो है, कंठ जो है उससे 6 अंगुल नीचे और नाभि से एक बित्ता ऊपर 12 अंगुल ऊपर, ये होगा उरय स्थल। ठीक है, फिर इन्होंने रस का प्रवाह के बारे में बात की। ये सब बातें जो रस के प्रवाह वाली है, जो भी क्रिया सारी से रिलेटेड, तो अल्टीमेट क्रिया शरीर में भी गई है आपके। तीक्ष्ण अग्नि पुरुष है, एक मध्यम अग्नि पुरुष है और एक मंद अग्नि पुरुष है। ठीक है, तो आपका जब हम शब्द अर्ची जल संतानवत रस का प्रभाव होता है, ऐसा सुश्रुताचार्य ने भी कहा। वो पढ़ाते वक्त भी वहां पे बताया था कि शब्दवत किस में, अर्चीवत किस में और जलवत किस में। तो तीक्ष्ण अग्नि कोई पुरुष है तो उसमें एकदम फास्ट चलेगा रस, तो एकदम साउंड की स्पीड से जाएगा शब्द के समान। मध्यम अग्नि वाले में अर्ची अग्नि के समान जाएगा, मंद अग्नि वाले में थोड़ा स्लो रहेगा, जल के समान मंद वेग से रस का प्रवाह होगा। ठीक है, फिर आ जाओ आप, रस से शुक्र का निर्माण होने में 30 दिन लगते हैं। तो ये जो 30 दिन हमने याद कर रखा है, ये एवरेज है। एवरेज मतलब ये मध्यम अग्नि वाले के लिए। अगर वो अल्प अग्नि वाला हो, उसका मेटाबॉलिज्म और भी स्लो है, तो 30 दिन से ज़्यादा ले जाएगा। और अगर वो तीव्र अग्नि वाला है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो 30 दिन से भी कम समय में कर देगा वो। फिर इन्होंने धातुओं में महाभूत की प्रधानता बताई है, ये सब भी आपको वहाँ कराया है। ठीक है, वैसे तो सभी कुछ न कराया ही हुआ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो ले रहे हैं। रस जल प्रधान है, कॉमन सेंस है। रक्त अग्नि है, मांस पृथ्वी है, अस्थि में पृथ्वी प्लस जल माना है। ठीक है, तो दो बार इन्होंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए आप, इनको मेद कहना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, रस रक्त मांस मेद। ठीक है, और अस्थि में जो फिर इनका अग्नि एक आ गया है। मज्जा में और शुक्र दोनों को सोम बताया है, मूत्र को अग्नि, आर्तव के पृथ्वी और अग्नि, क्षीर जल प्रधान बताया। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, 4 मास तक इन्होंने प्रसूता संबंधित नियम पालन का निर्देश कर रखा है। जो इन्होंने सूती का काल बताया था पीछे 1.5 महीने का, और ये यहाँ पे 4 महीने में नियम बताएं। इनका अगर एग्जैक्ट जाके देखो तो इन्होंने लिख रखा है कि धन्वंतरी के मत से सूती का काल 1.5 महीने का होता है। ठीक है, फिर अपना नहीं बताया कि इनका क्या है, फिर सीधा यही कहा है कि थोड़ा सा आगे जाके कि जो प्रसूता संबंधी नियम पालन है वो 4 महीने तक पूरे करने चाहिए। ठीक है, तो अब इसी अपना कुछ ना बता के तो वही बताया 1.5 महीने, तो वही लगा लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखो आप बाकी स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में इसके बारे में विद श्लोक का हम चर्चा करेंगे। अन्नप्राशन काल 6 या 8वें महीने में जो है निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, जनरली जो है सब लोगों का अन्नप्राशन काल जो है वो सबका ही 6 महीने लगाना है अन्नप्राशन। काश्यप में थोड़ा वेरिएशन है कि उनका फल प्राशन 6 पे है, अन्नप्राशन 10वें पे है। इनका 6 और 8वें महीने में अन्नप्राशन बता रखा है। फिर इन्होंने स्त्री का व्यय विभाजन जो है वो ऐसा नहीं कि मेल का बताया नहीं, स्त्री का थोड़ा अलग है तो देख रहे हैं। ठीक है, 16, 32, 50 और 50 से ज़्यादा। ठीक है, बाला, तरुणी, प्रौढ़ा और वृद्धा। ठीक है, 16, 32, 50 जो इन्होंने एज बताई है, ठीक वैसा ही अवैध शिराओं का संख्या भी होता है। अवैध शिराएं शाखा में 16, कोष्ठ में 32 और ऊर्जत्रु में 50 होती है, तो उससे ये भी याद रह जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने जो है सद्य प्राणकर 6 पदार्थ जो है 6 वस्तुएं सद्य प्राणकर बताई कि ये 6 वस्तुएं मिले तो इंसान में एकदम से जान आ जाती है। ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत, उष्णोदक स्नान। फिर इन्होंने बताई कि 6 वस्तुएं जो सद्य प्राण नाशक है। ठीक है, तो इसका अपोजिट, ताजा मांस की जगह पूती मांस, बाला स्त्री की जगह वृद्धा स्त्री। ठीक है, फिर कन्या राशि स्थित सूर्य, तत्काल का जमाया हुआ दही,
प्रातःकालीन मैथुन और प्रातःकालीन ही निद्रा। ओके, फिर इन्होंने बताया हुआ है कि भैया इन्होंने संभोग की इंटरवल दिए हुए हैं कि किस ऋतु में कितना होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्राणी का श्रेष्ठ बल होता है दो ऋतुओं में, हेमंत में और शिशिर में। ठीक है, एकदम हीन बल होता है दो ऋतुओं में, ग्रीष्म में और वर्षा में, और बाकी बची वसंत और शरद, इनमें होता है मध्यम बल। तो जिनमें प्राणी का श्रेष्ठ बल है हेमंत में और शिशिर में, उनमें तो एज मच एज यू कैन, ठीक है, कितना भी कर सकते हो। उनमें भी शिशिर में इच्छानुसार है, ठीक है, और हेमंत में वाजीकरण औषध के उपरांत अपना बल के अनुसार है। ठीक है, कोई टाइम ऐसा नहीं कहा कि एक दिन दो दिन, जैसा जितना कर पाओ। हेमंत में वाजीकरण सेवन और शिशिर में इच्छानुसार। ठीक है, फिर बची मध्यम बल वाली दो ऋतु वसंत और शरद, इनमें 3-3 दिन पे है। तो वसरती ऐसा याद कर सकते हो आप। ठीक है, वसरती तो 3-3 दिन के अंतर पे वसंत में और शरद में हो जाएगा। ठीक है, वस्ती कर सकते हो, फिर वस्ती में ये डर था कि कहीं आप वर्षा वर्षा ना ले लो। ठीक है, तो वसरती, ठीक है, वसरती में वस वर्ड आएगा तो उससे वसंत ले लेना, और सरती शरद, ठीक है, उसमें दोनों में 3-3 दिन के अंतरवल है इंटरवल हो जाएगा। फिर बची वर्षा और ग्रीष्म। ठीक है, ये दोनों वो हैं जिनमें हीन बल रहता है, तो इनमें 15-15 दिन का इंटरवल है, एक एक पक्ष। ठीक है, एक एक पक्ष मतलब 15-15 दिन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना एक महीने में, तो 15-15 दिन का इंटरवल है। फिर उन्होंने कहा है कि भैया जलपान जो कहते हैं ना, सूर्योदय जब होने वाला उसके नज़दीक के समय में पानी पीने की बात है, तो मुख से 8 प्रसृत जल, ठीक है, और नाक से 3 प्रसृत जल जो है पीने का निर्देश इन्होंने कर रखा है। एक प्रसृत जो है अष्टतोला के बराबर होता है। प्रसृत अष्ट, जब जब आपको मान प्रकरण कराया तो ये कराए हैं। फिर देखो, फिर बात आती है अजमोदा की। ठीक है, अजमोदा का क्या मतलब है। ठीक है, तो अजमोदा के दो मतलब इन्होंने बताए कि अगर अभ्यंतर शोधन हेतु यूज कर रहे हो तो अजमोदा मतलब यवानी का, अगर बाहिर परिमार्जन प्रलेप कर रहे हो तो अजमोदा मतलब अजमोदी का। ठीक है, तो आप याद रखना कि अंदर इंसान के जवानी होनी चाहिए। ठीक है, बाहर हो ना हो, तो अंदर की जब यूज होगी अभ्यंतर में, तो जवानी से यवानी याद रखना आप, तो यवानी का हो जाएगी। ठीक है, अंदर यवानी और बाहर जो है अजमोदी का। नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, इन्होंने जो है द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति नामक पदार्थों की जो है उपस्थिति मान रखी है द्रव्य के अंदर। नेक्स्ट पे आइए। पंच पदार्थ हो गए ना, द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक है। द्रव्य तो खुद ही रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति, तो प्रभाव को शक्ति नाम से भी कह रखा है, सारंगधर ने वैसे ही कह रखा था। तो ये पंच पदार्थ हो गए। नेक्स्ट पे आओ। अमृतपान से बारे में बात है और हरितकी की उत्पत्ति की बात है यहाँ पे। तो इन्होंने कह रखा है कि अमृतपान करते हुए इंद्र के मुख से जो है पृथ्वी पर अमृत की बूंद गिर गई और उससे जो है हरितकी की उत्पत्ति हो गई। ठीक है भैया, अच्छा जी। जब इंद्र जी ने बूंद गिरा दी तो इंद्र जी की वाइफ क्यों ना गिराए बूंद, तो इंद्र जी ने गिराई तो हरितकी बन गई, इंद्र जी की वाइफ ने गिराई इंद्राणी ने तो लहसुन बन गई। वो बात कही है काश्यप ने। ठीक है, अगर इंद्राणी के मुख से गिर जाए, ठीक है, तो बन जाएगी लहसुन। ठीक है, ये बात कही है काश्यप ने। अच्छा जी, अगर राक्षस कोई पी जाए तो उसका गला काट देते ना, राहु का भी गला काट दिया था, तो राहु का गला काट दिया। ठीक है, उससे भी कुछ बूंदे गिरी, तो उससे क्या बना, तो उससे भी जो है लहसुन बनी। लेकिन ये कहने वाले लोग कौन है, ठीक है, ये तो काश्यप ने कही, ये भाव प्रकाश समझ ही रहे उसका वो चल रहा है। तो ये कहिए गद निग्रह नावनीतक, इनमें ऐसा आया है कि राहु का गला काटने पे लहसुन बनी है नावनीतक। ओके, फिर आप आओ हरितकी में कौन सी वाली हरितकी श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसी हरितकी जो स्निग्ध हो, घन हो, गोल हो, एकदम गुरु हो, जल में डूबने वाली हो, वो श्रेष्ठ होती है। विविधता पे आ जाओ। उष्ण वीर्य हिम स्पर्श, वीर्य में उष्ण होता है, स्पर्श में शीत होता है। फिर आ जाओ पार्शिक यवानी और यवानी। तो पार्शिक यवानी के जो गुण धर्म है वो यवानी के समान ही है, विशेष रूप से ये जो है पाचक रोचक ग्राही मदकारक व गुरु होती है। विशेषात पाचनी रुचा ग्राहिणी मादिनी और गुरु, ये सब गुण पाए जाते हैं पार्शिक में। एक्स्ट्रा गुण है यवानी से। ठीक है, पार्शिक का यवानी का बोटेनिकल नेम होता है हायोसाइमस नाइगर, यवानी का होता है ट्रैकीस्पर्मम एमाई।
फिर आ जाओ आप, वन मेथी के गुण धर्म जो होते हैं वो मेथी से अल्प होते हैं, मगर वन मेथी घोड़ों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तो वाजिनाम सातु पूजिता ऐसा करके बताया हुआ है। फिर देखो, पार्शिक वच गुण धर्मों में वचा के ही समान है, पर विशेष रूप से वात सामक है, तद्वातम हंति विशेषता। ओके, तो पार्शिक वचा में भी वचा से एक्स्ट्रा गुण है, वात में है। पार्शिक यवनी में यवनी से एक्स्ट्रा गुण है कि वो जो है विशेषात पाचनी रुचा ग्राहिणी मादनी गुरु है। और वन मेथी में जो है क्या नाम है, मेथी से अल्प गुण है। ठीक है, लेकिन वन मेथी जंगली है, तो जंगल में ही रहने वाले घोड़े बोले उनके लिए श्रेष्ठ है। फिर आ जाओ, महाभरी वचा कुलंजिन के गुण धर्म भी जो है वचा के ही समान होते हैं, मगर विशेष रूप से कफकास्नुत, सुस्वरकर, रोचक है, हृदय है, कंठ है, मुख विशोधनी है। फिर आओ द्वीपांतर वचा, आपको पता ही द्वीपांतर वचा फिरंगनाशक, ये खूब एमसीक्यू में मिलता है, फिरंगनाशन में द्वीपांतर वचा। ये वचा के भेद हैं, आगे जाके बात होएगी इनकी भी, वचा के भेदों में ये महाभरी वचा, द्वीपांतर वचा, ये सब नाम जो है आया करता है। टोटल 4 भेद हैं वचा के, उन्हीं में से 2 ये भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। हरिद्रा के भेदों की बात आ जाती है। ठीक है, एक हो गया हरिद्रा जो त्वक दोष और मेहनाशक है। फिर कर्पूर हरिद्रा, ठीक है, कर्पूर से थोड़ा सा ठंडक वाला ले लेना, तो पित्त हृत हो गया, मधुर हो गया, तिक्ता सर्वकंडू नाशन हो गया। वन हरिद्रा कुष्ठ वात रक्त नाशन हो गया। दारू हरिद्रा, दारू दारू इंसान जब पीना शुरू कर देता है तो उसके जितनी भी नेक काम उसने किए होते हैं, जितने भी नेक काम किए उनका नाश हो जाता है। ठीक है, तो ने और कैसे जो है नेत्र और कर्ण याद रखना, तो नेत्र और कर्ण रोगों का नाश हो जाता है। ठीक है, दारू हरिद्रा में विशेषता। लहसुन सेवन काल पे आ जाओ। अब लहसुन में पथ्य क्या होता है, तो मद्य मांस अम्ल रस युक्त भक्ष्य वगैरह जो है ये लहसुन में पथ्य होते हैं। ठीक है, और अपथ्य क्या होता है लहसुन में, लहसुन खट्टी होती नहीं, लहसुन जो होती है पंचरस होती है, पंचरस अम्ल वर्जित। 5 रस तो होते हैं लेकिन अम्ल रस नहीं होता लहसुन में। ठीक है, और जब जब आपको याद कराएंगे लहसुन वाले, तो दोनों की याद कराते हैं, काश्यप के भी भाव प्रकाश के भी याद है। और बिना मूल पप्पू नाल, ठीक है, ये भाव प्रकाश का होता है। और चो बीज छपत्ते, ये वाला ऐसे करके काश्यप का हुआ करता। आगे आएगा देखेंगे इसको। 5 रस होते हैं, इसमें अम्ल नहीं होता, तो इसलिए अम्ल अगर खाया जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि भैया षड रस हो जाएगा। अपथ्य में अति जलपान नहीं करना, व्यायाम आतप दूध और गुड़ ये सब चीज़ें नहीं लेनी। प्याज को इन्होंने जो है केवल वातनाशक बता रखा है। ठीक है, कस्तूरी के इन्होंने 3 भेद बता दिए हैं, एक कामरूपा, एक नेपाली का, एक काश्मीरी। ठीक है, बढ़िया वाली सबसे अच्छी कौन भैया, जो श्रेष्ठ जो है वो है कामरूपा। ठीक है, कृष्ण वर्ण की है। नेपाली का नील वर्णी है, मध्यम है। काश्मीरी कपिल वर्णी है, अधम है। तो कश्मीर में तो थोड़े कपिल कपिल है ना, कपिल वर्ण होता है, रेडिश ब्रिक, लाल ईंट जैसे कलर का, थोड़ा थोड़ा ऐसा रेडिश। तो कश्मीरी तो लाल लाल सेब, लाल लाल केसर उसके लिए ही है। तो कश्मीर का यहाँ कस्तूरी भी कपिल वर्ण का हो जाएगा। और कस्तूरी हमको कपिल वर्ण चाहिए नहीं, वो अधम हो गई, चाहिए कामरूपी कृष्णवर्णी श्रेष्ठ है जो। पीत चंदन के बारे में देखो, पीत चंदन जो है विशेष रूप से व्यंग का नाशक होता है। व्यंग जो है, जो चेहरे पे जो झाइयाँ वाइयाँ जो कलर हो जाते हैं ना, मेलेज्मा वगैरह, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको व्यंग कहा जाता है। नेक्स्ट पे आओ। केसर, ये सब पूछे हुए बातें हैं, केसर वेसर में कौन सा श्रेष्ठ है, कश्मीरी में कौन सा श्रेष्ठ है। तो केसर जो होता है, केसर कश्मीर का श्रेष्ठ है। तो केसर कश्मीर का है। रक्तवर्णी, इसकी वो भी रक्तवर्णी कपिल वर्णी थी, लगभग लगभग वैसा ही। पद्मगंधी होता है, श्रेष्ठ है। वालिक देश वाला पांडुर वर्णी है, केतकी गंधी है, मध्यम है। ठीक है, पार्शिक वाला ईशत पांडुर वर्णी है, मधुगंधी है, वो अवर है। हमें चाहिए एकदम लाल बढ़िया वाला केसर पद्मगंधी, तो वो कश्मीर में मिलता है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, नख, नख क्या चीज है, ठीक है, नख जो है एक प्रकार के सीप की जाति, समुद्री जीव के मुख के ऊपर का आवरण होता है, जो नख सदृश होने के कारण नख कहलाता है। तो कोई सीप की जाति है, उसके मुख का कोई ऊपर का आवरण है नख। श्वेत मरीच क्या होती है, श्वेत मरीच कोई मरीच का भेद नहीं है। सिगरू जो है उसके जो बीज होते हैं वो कलर में सफेद होते हैं, मरीच के समान होते हैं, इसलिए उनका नाम श्वेत मरीच हो जाता है। रक्त सिगरू को मधु सिगरू भी कहते हैं। मधु सिगरू में भी सारे के सारे गुण सिगरू के ही समान होते हैं, बट जो है दीपन और सारक और हुआ करती है। ये मधु सिगरू जो है दीपन और सारक होती है। फिर देखो पुंडरीक क्या है, कोकनद क्या है और इंदिवर क्या है।
जो श्वेत कमल है उसी को पुंडरीक कहते हैं, रक्त कमल को कोकनद कहते हैं, नील कमल को इंदिवर कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप देखना। तो वैसे भी इंडिका, ठीक है, इंडिगा, इंडिगो, ये नीला कलर ही तो होता है, तो नील कमल से इंडिवर, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और रक्त से रक्त कमल कोकनद, और श्वेत जो है पुंडरीक वाला देख लेना। ठीक है, फिर 3-4 नाम और हैं। ठीक है, संवर्तिका, कर्णिका, किंजल और मकरंद। ठीक है, मकरंद जो है रस का वाचक होता है, कमल पुष्प, इसी को भंवरे ववरे सब खाया करते हैं मकरंद को, ऐसा आपने कभी पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो मकरंद हो गया। केसर किंजल है। ठीक है, जो बीज कोश है इसका वो कर्णिका है, और जो पत्ते हैं वो संवर्तिका है। ठीक है, कमल नाल का ही नाम मृणाल और विष है। आप खूब ये तो जो योग्या वाले अध्याय में भी मृणाल, विष, और हर जगह उपमा एक कमल नाल या कमल मृणाल या विष ये खूब मिलता है, तो ये कमल नाल के ही दूसरे नाम है। ओके, ठीक है। एक चीज है पनस या कटहल, ये विशेष रूप से जिनको गुल्म हो रखा हो, मंदग्नि हो रखे हो, ठीक है, उनमें निषिद्ध है, नहीं यूज करना चाहिए। ज़्यादातर फल जो है ताजे ही काम में लेते हैं, लेकिन कुछ फल शुष्क होने पर अधिक गुणकारी माने जाते हैं, सूखे फल। तो 3 है, द्राक्षा, बिल्व और हरितकी। 3 ऐसे हैं जो सूखे होने पे ज़्यादा अच्छे बता रखे। याद करने के लिए विधा, ठीक है, विदाहा, बिल्व, दा से द्राक्षा और हा से हरितकी, ऐसा करके याद कर लेते हैं कि ये 3 जो है उसमें ज़्यादा अच्छे हैं सूखे होने पे। फिर आओ, धातु की संख्या 7 है। ठीक है, विष, स्थावर विष जो है इन्होंने 9 बता रखे हैं। फिर नीचे जाके देखोगे तो उपविष इनके 7 हैं। विष और उपविष याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इससे पहले कि आप अटको, वैसे तो मैंने ये सब चीज़ें आपको अगतंत्र के नोट्स में आपके में बहुत ही प्यारे से याद कराई है, कौन से हैं, कितने नाम हैं, कैसे एमसीक्यू आए हैं, सब अच्छे से कराया है। इनके एमसीक्यू भी कराए हैं, और नोट्स में जाओगे तो बहुत बढ़िया से इसके ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे बात आई है तो मैं आपको फिर याद करा रहा हूँ, क्योंकि जब जब एमसीक्यू लगाओगे ना तो ये विष उपविष की संख्या में ऐसा अटकाता है कि पता ही नहीं चलता। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए विष उपविष की संख्या, कॉम्बिनेशन देखो जो एग्जिस्ट करते हैं, 9 और 7, 9 और 11, 5 और 7। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विष 9 उपविष 7 माने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विष 9 उपविष 11 माने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विष 5 और उपविष 7 माने। इनको अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशन में याद करना। ऐसा याद करने पे कि विष 9 9 किसने माने हैं, उपविष 11 11, तो उतनी जल्दी आंसर रिकॉल नहीं होता। ऐसा नहीं कि होता नहीं, जल्दी नहीं आ पाती एकदम से बात। विष उपविष में वो क्रम से वगैरह करके पूछता है तो एकदम से अटक जाता है बंदा। तो ये फिलहाल ऐसे याद करना, 9 7, 9 11, 5 7। ठीक है, ओके। ये लाइन निमोनिक है जो यहाँ पे आपको वहाँ पे भी याद कराया था। फिर देखो इसको, एक नौसा है। नौसा इधर हमारे इधर बोलते हैं दूल्हे को, ग्रूम को। ठीक है ना। तो जो दूल्हा होता है, अगर वो सभ्य है, अच्छा बंदा है, सभ्य है अगर वो, ठीक है, तो वो नेग में तरंग ले। नेग नहीं मिलता, नेग मतलब पैसे वैसे दिए जाते हैं, तो उसमें पैसे, नेग में पैसे वैसे नहीं लेने चाहिए। अगर वो सभ्य है तो अपने आराम से आनंद लो, तरंग लो। ये पैसे लेना तो गलत बात है। तो सभ्य नौसा नेग में तरंग ले। ठीक है, अगर वो ना ले तो क्या होगा। ठीक है, अगर वो नहीं लेगा तो ये बछड़े की नाभि इधर है, यहाँ से देखना आप। ये वरना, वरना राजा रतन सिंह जो होते हैं ना, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह ने रूल बनाया हुआ है कि उसका पासा पलट देंगे। ठीक है, विष उपविष से उसका पासा पलट देंगे। तो ये पूरी लाइन जब आप याद करोगे, सभ्य नौसा नेग में तरंग ले, वरना राजा रतन सिंह विष उपविष से पासा पलट देंगे। तो आप देखना, सभ्य से सभ्य नौसा, तो नौसा, नौसा से मतलब हुआ 9 और 7। तो 9 और 7 किस में आएगा, सभ्य में। स भय ये सारंगधर भाव प्रकाश योग रत्नाकर। ठीक है, नेग में तरंग ले, तो नेग, नेग मतलब नए से ने, 9 ग से 11, 9 और 11 आएगा तरंग में, रस तरंगणी में। पासा, 5 और 7, ठीक है, ये आएगा राजा रतन सिंह। राजा से राज निघंटू, रतन से रस रतन समुच्चय। तो ये याद रखना, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, और एकदम से आते हैं ना क्रम से वरम से करके उल्टा सीधा कर देता है, तो एकदम से अटक जाता है बंदा, याद करने के बाद भी अटक जाता है। तो ऐसे याद करना, तो अटकोगे नहीं, एकदम फटाफट निकलेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। फिर आप आ जाओ वत्सनाभ का स्वरूप, स्वरूप पे जो इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो याद है आपको, जब ये बोटेनिकल नेम और फैमिली याद कराई है तब भी सब निमोनिक के साथ ही कराई है A to Z। ठीक है, जैसे इसका वत्स जो होते हैं ना, वत्स मतलब पुत्र को भी वत्स कहते हैं।
तो हर इंसान का सपना होता है बच्चे के शादी वादी करा दे, फेरे करा दे उसके। फेरे नहीं, 7 फेरे लेते हैं हिंदू धर्म में। तो वत्स के फेरे, एकोनिटम फेरेक्स, ठीक है। और रेननकुलेसी फैमिली है ये। और ये सब कराए हैं आपको, अब जाके देखोगे तो आपके वहाँ पे। वत्स नाभ का स्वरूप के लिए श्लोक है। सिंधुवार, इसके जो पत्ते होते हैं वो सिंधुवार के सदृश होते हैं। इसकी आकृति जो है वो वत्स नाभ की जैसी होती है। वत्स नाभ का मतलब यहाँ पे बछड़े की नाभि है। और सिंधुवार जो होते हैं वो निर्गुंडी को कहते हैं, श्वेत पुष्प निर्गुंडी को ही सिंधुवार कहा जाता है, ठीक है। और इसके पार्श्व में कोई दूसरा पेड़ नहीं वृद्धि करना चाहिए वत्स नाभ के साथ में, तो ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट पे आओ। सूरणकंद जो है विशेष रूप से अर्श में, प्लीहा में और गुल में। अर्श में तो बहुत ही फेमस है सूरण, ठीक है, सूरणकंद खूब ही था। प्लीहा में, गुल में पथ्य माना जाता है। यहाँ अर्श इनसे मिस हो गया था नीचे लेकिन श्लोक में लिखा विशेषात अर्श से पथ्य प्लीहा गुल नाशनम, ठीक है। सभी कंद शाक जो है उनमें सूरण को इन्होंने श्रेष्ठ माना है। लेकिन आचार्य चरक की अगर आप मानो तो चरक सूत्र 25 में उन्होंने कंद में श्रृंगबेर यानी कि अदरक, ठीक, अदरक को श्रेष्ठ माना है। और सबसे घटिया माना है आलू को, जो वहाँ हितम अहितम आए हैं ना चरक सूत्र 25 में, जो 20 अहितम अहितम के भाव है। फिर इन्होंने कहा है कि सूरण अहितकर किस किस में होता है। अहितकर होता है दद्रू, कुष्ठ, रक्तपित्त, इन डिजीज में सूरण अहितकर होता है, ठीक है। अगर इसका संधान कर लिया जाए अन्य परिकल्पना तो सूरण जो है विशेष रूप से गुणकारी हो जाता है। फिर ऋतुओं के अनुसार मछली सेवन का निर्देश बता रखा है। हेमंत में कूप की मछलियां हैं, शिशिर में सारस की, वसंत में नदी की, ग्रीष्म में चोंचे होंज की, वर्षा में तड़ाक की, शरद में निर्झर झरना की मछलियां जो है ग्राह्य होती है, ठीक है। तो एक बार आप रीडिंग लगा देना इनकी। जल के पचने में 3 परिपाक काल होते हैं, ठीक है, 3 परिपाक काल होते हैं जल के पचने में, ठीक है। 2 प्रहर, 1 प्रहर और आधा प्रहर, 3, ठीक है। पिया हुआ साधारण जल दोपहर में, ठीक है, 2 प्रहर में। ओटा के ठंडा करके पिए तो 1 प्रहर में। ओटा के किंचित गरम गरम ही पी जाए तो आधा प्रहर में ही जो है पच जाता है, ठीक है। 24 घंटे यानी एक दिन रात में टोटल 8 प्रहर होते हैं, तो इस हिसाब से एक प्रहर में जो है 3 घंटे निकल के आते हैं, ठीक है। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, ओके। नेक्स्ट पे आइए।